हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? आशा है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। चलिए दोस्तों, आज बात करते हैं यूजीसी नेट पेपर फर्स्ट एंड पेपर सेकंड दोनों कैसे तैयारी करना, कैसे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना है, इसके ऊपर बात करेंगे। एक एक करके अच्छे से समझते हैं। पहले बात करेंगे पेपर फर्स्ट यूजीसी नेट। अब इसका नाम चेंज हो गया दोस्तों। नए साल से 2026 में जो नया है आपका, जिसमें हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया करके नाम होगा। अब इसमें जो बेसिकली दो पार्ट पेपर होते हैं। अब पेपर वन जो आपका होता है, पेपर फर्स्ट, इसमें आपके 50 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, प्रश्न, ठीक है, क्वेश्चन, और जो कि 2 नंबर का होता है, अर्थात एक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है। तो 50 इंटू 2 करेंगे तो आपका, अगर यह मल्टीप्लाई कर दें तो आपका 100 बनता है, ठीक है। ऐसे ही आपका पेपर 2, पेपर सेकंड, ये जो आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट होता है, चाहे आपका कॉमर्स हो, चाहे आपका हिस्ट्री हो, पॉलिटी हो, इकोनॉमिक्स हो, जियोग्राफी हो, XYZ, कोई भी आपका जो सब्जेक्ट होगा, इसमें आपके टोटल 100 प्रश्न होते हैं, अर्थात क्वेश्चन होते हैं, जो कि 2 नंबर, एक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है, तो ये आपका 200 में बनेगा। अब इसमें देखा जाता है, अगर आपने 100 में से 20 क्वेश्चन सही करते हैं तो आपका ये जो 40 नंबर मिलता है। 100 में से अगर आप इसमें मान लीजिए 20 क्वेश्चन सही करेंगे तो आपका 40 नंबर बनता है। तो दोस्तों, क्योंकि अगर 20 क्वेश्चन सही करेंगे तो इंटू 2 करेंगे तो आपका 40 नंबर, ये आपका पासिंग मार्क है। जब तक आप क्राइटेरिया नहीं पास करेंगे तब तक आपकी ये कॉपी चेक नहीं होती। भले आप इसमें खूब अच्छे नंबर लाएं, लेकिन अगर आप इसमें 18 या 19 सही करते हैं तो आप इसमें फेल हो जाते हैं, तो आपकी कॉपी चेक नहीं होती है। ये पहली क्राइटेरिया, कम से कम इसमें 20 क्वेश्चन सही होना चाहिए। और इसमें क्या है, इसमें भी आपका 40 परसेंटाइल किया हुआ है। बट अगर आपको अच्छे नंबर लाना है, नेगेटिव मार्किंग नहीं है, पेपर 1 पेपर 2, तो आप इसमें जो टॉपिक है पेपर 1 में एक एक करके उसके बारे में आज समझते हैं, उसके बाद पेपर 2 के बारे में समझेंगे, ठीक है। पेपर 1 और पेपर 2, चलिए। अब पेपर 1 में, अर्थात पेपर फर्स्ट में, आपके टोटल 10 यूनिट है। फर्स्ट जो आपका यूनिट है, टीचिंग एप्टीट्यूड। अब इस यहां से पहले क्या होता था, 2019 से पहले अगर देखा जाए तो हर एक यूनिट से 5 क्वेश्चन पूछे जाते थे। लेकिन अब जो है 2019 के बाद काफी पॉलिसी, बहुत से ऐसी चीज इसमें चेंज हुआ कि अब ऐसा कर दिया गया है, सिर्फ आपका DI मैथ को छोड़ दीजिए, बाकी हर एक यूनिट से अगर देखा जाए, किसी से 3 क्वेश्चन, किसी से 15 क्वेश्चन, किसी से 8 क्वेश्चन, कुछ तो आजकल बॉलीवुड से भी क्वेश्चन पूछे जाने लग गए। दूसरा आपका रिसर्च एप्टीट्यूड, रिसर्च एप्टीट्यूड। थर्ड आपका कॉम्प्रिहेंशन, कॉम्प्रिहेंशन। फोर्थ आपका कम्युनिकेशन। ये जो टॉपिक आपके हैं, ये के टॉपिक अभी इस पे हम बात करेंगे। उसके बाद आपका आता है ICT, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। नेक्स्ट उसके बाद डेटा इंटरप्रिटेशन, डेटा इंटरप्रिटेशन, ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद कई इसको डेटा इनसफिशिएंट भी बोलते हैं। उसके बाद अगला टॉपिक आपका आएगा इंडियन लॉजिकल रीजनिंग, या लॉजिकल रीजनिंग बोलते हैं, लॉजिकल रीजनिंग। नेक्स्ट टॉपिक आपका कितने यूनिट हो गए, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक। उसके बाद अगला आपका आता है लॉजिकल, ठीक है, द पीपल
द पीपल डेवलपमेंट लॉ मेंट एंड इन्वायरमेंट। ठीक है, बाकी यहां लिख देते हैं, दिखेगा नहीं, मैं यहां पर लिख दूंगा दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट आपका इसी में से ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4, ये 5, 6, 7, 8। अब रह गया आपका 9। 9 में कौन आएगा आपका? द मैथमेटिक्स एंड लॉजिकल रीजनिंग। द मैथमेटिक्स एंड लॉजिकल रीजनिंग। और 10th आपका आता है द हायर एजुकेशन सिस्टम। द हायर एजुकेशन ऑफ सिस्टम। ये सभी आपके मिला के टोटल 10 यूनिट है आपका पेपर 1 में। अब देखिए आपको कौन कौन सा यूनिट अच्छे से तैयार करना है दोस्तों। अगर देखा जाए तो आपको सब यूनिट अच्छे से तैयार करके जाओ, बाकी उसके बाद आपका इसी बनता है करंट अफेयर्स। अब करंट अफेयर्स में क्या क्या पूछता है? करंट में जैसे आपका देखा सबसे ज्यादा आपका द हायर एजुकेशन सिस्टम में कुछ ऐसे टॉपिक है जिसमें आर्ट एंड कल्चर के बारे में पूछेगा। आर्ट एंड कल्चर प्लस, अब आर्ट एंड कल्चर में आपका चाहे म्यूजिक के बारे में पूछ सकता है, डांसिंग के बारे में पूछ सकता है, या आपके कोई ऐतिहासिक हेरिटेज जो भी, जैसे आपका रेड फोर्ट, कुतुब मीनार, ऐसे कुछ बेसिकली आप ताजमहल कहाँ कहाँ पर है, कौन से कलर यूज किया गया, टाइल क्या यूज किया गया, इसके बारे में पूछ सकता है। प्लस आपका बॉलीवुड जिसे आप चलचित्र बोलते हैं, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ सकता है करंट अफेयर में। कौन कौन सी ऐसे फिल्में हैं जो करंट में जिसको अवार्ड मिला, ऐसी भी चीजें पूछा जा सकता है करंट में। प्लस और क्या, पॉलिटिकल या पॉलिटिकल या कहेंगे जो आपका इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, ऐसा लिख देते हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ये जो भारतीय संविधान है, यहां से इसके बारे में कई क्वेश्चन पूछ लेगा। जैसे अभी आप सुनेंगे विकसित भारत, मनरेगा, जी राम जी करके आया क्वेश्चन। अब जी राम जी करके, जी राम जी, अब इसका नाम जो चेंज, मनरेगा जो नाम था उसको चेंज करके जी राम जी बना दिया गया। ये आपका करंट क्वेश्चन हो गया। ठीक है, और पूछ सकते हैं जो आपका नेट है इसको जो चेंज किया गया, अब कौन है आपका हायर एजुकेशन, ठीक है, एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया, HECI। अब इसका एक नाम हो गया, ये पूछा जाएगा, इसका नाम चेंज कर दिया गया, विकसित भारत हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया, ऐसे नाम रख दिया गया। जी राम जी, मनरेगा का नाम चेंज हो गया। तो ये आपके करंट में कुछ क्वेश्चन पूछ सकता है, ये आपका सबसे ज्यादा यहाँ से बनता है। ठीक है, और जो आपका NEP न्यू एजुकेशन जो पॉलिसी है कब लाया गया था? 2020 में। कब लागू होगा? 2026 में। इसके बारे में पूछा जा सकता है। अब इसके बारे में क्या क्या कॉन्सेप्ट है, ये आपका करंट अफेयर से जो बेसिक चीजें हैं यहाँ से क्वेश्चन पूछता है। यहाँ से अगर देखा जाए क्वेश्चन, ऐसा लगेगा सर यहाँ तो हमने पढ़े थे द हायर एजुकेशन सिस्टम में, ये क्या पूछ रहा है? बेटा इसी में ये सब इंक्लूड भी है। अब आइए बात करते हैं, पहले बात करेंगे टीचिंग एप्टीट्यूड के बारे में। अब टीचिंग एप्टीट्यूड हमें क्या क्या पढ़ना है, पहली चीज समझेंगे टीचिंग एप्टीट्यूड हमें क्या क्या पढ़ना है, एक एक करके पहले समझते हैं। पहले समझेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ टीचिंग क्या है, लेवल ऑफ टीचिंग क्या है, मेथड्स ऑफ टीचिंग क्या है, ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग क्या है, प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग क्या है, मॉडल ऑफ टीचिंग क्या है, इवैल्यूएशन ऑफ टीचिंग क्या है, ब्लॉम टेक्सोनॉमी कॉन्सेप्ट क्या है। ये बेसिक जो मैंने सभी टॉपिक को बताया दोस्तों, यहाँ से क्वेश्चन पूछता है आपका।
हायर और कैरेक्टर ऑफ टीचिंग क्या है, लर्नर का कैरेक्टर क्या होगा, टीचर का कैरेक्टर क्या होगा, और बेसिकली जो कॉन्सेप्ट होते हैं ये आपका टीचिंग एप्टीट्यूड में पूछा जाएगा। मैं फिर से एक बार रिकॉल करता हूं। पहला, कॉन्सेप्ट ऑफ टीचिंग, लेवल ऑफ टीचिंग, कैरेक्टर ऑफ टीचिंग, मेथड्स ऑफ टीचिंग, प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग, इवैल्यूएशन ऑफ कॉन्सेप्ट ऑफ टीचिंग, रीटीचिंग कॉन्सेप्ट, ब्लॉक टेस्टोनॉमी कॉन्सेप्ट, प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग, टीचिंग सपोर्ट मटेरियल्स, आईसीटी सपोर्ट मटेरियल्स। ये बेसिक चीजें आपकी यहाँ से क्या होता है, टीचिंग के बारे में बहुत कुछ बारे में पूछना चाहता है कि आपको क्या क्या इसके बारे में पता है। ठीक है, जैसे लेवल ऑफ टीचिंग में आप लोग पढ़े होंगे कि क्या क्या आता है, मेमोरी लेवल क्या है, अंडरस्टैंडिंग लेवल क्या है, रिफ्लेक्टिव लेवल क्या है। अब जो देखो पेपर है, अब आपको बार बार इसको उंगलियों पे याद होना चाहिए। कोई व्यक्ति अगर पूछे तो हर एक पॉइंट आपको याद होना बहुत जरूरी है। एक टीचिंग एप्टीट्यूड के बारे में बात हो गया। अब बात करते हैं रिसर्च एप्टीट्यूड में। रिसर्च एप्टीट्यूड में हमें क्या क्या टॉपिक पढ़ना है। पहला आता है व्हाट इज द रिसर्च। रिसर्च क्या है? पहली चीज, रिसर्च एक साइंटिफिक होना चाहिए, तार्किक होना चाहिए, एक अनबायस होना चाहिए, बायस नहीं होना चाहिए। हर एक पॉइंट के तरीके से उसमें देखना पड़ता है। अब आता है कि पॉजिटिविज्म क्या है, पॉजिटिविस्टिक क्या है, पहली चीज को समझो। दूसरा आपको पढ़ना होगा स्टेप ऑफ रिसर्च क्या है, मेथड्स क्या है, कितने इसके पॉइंट हैं। नेक्स्ट मेथड्स ऑफ रिसर्च क्या है, कैरेक्टर ऑफ रिसर्च क्या है, ऑब्जेक्टिव ऑफ रिसर्च क्या है। देन उसके बाद आईसीटी सपोर्ट मटेरियल क्या करता है आपका रिसर्च में, और एथिक्स ऑफ रिसर्च क्या है, एथिक्स ऑफ रिसर्च के बारे में भी पढ़ना है। नेक्स्ट उसके बाद कुछ इसमें और भी टॉपिक आता है आपका स्टैटिक्स से जुड़ा हुआ, जैसे एस्क्यूनेस क्या है, कुर्तिस क्या है, मीन क्या है, मीडियन क्या है, मूड क्या है, स्टैंडर्ड डिवीजन क्या है, क्वार्टर डिवीजन क्या है, वेरियांस क्या है। ये सभी पॉइंट को आपको अच्छे से याद होना चाहिए। देन उसके बाद और भी रिसर्च में पूछा जाता है स्टेप ऑफ रिसर्च में कि पहले प्रॉब्लम आता है या डिफिनेशन आता है, कि बेसिक एक पॉइंट में उसको याद रखना है कि प्रॉब्लम आएगा तो उसका लिटरेचर बनेगा, डेटा कलेक्शन होगा, सैंपलिंग बनेगा। देन उसके बाद आपका सिनॉप्सिस तैयार करेंगे, सिनॉप्सिस के बाद उसको एनालिसिस करेंगे, देन लास्ट में आप क्या करते हो, सबमिट करते हो। देन उसके बाद और भी सिर्फ पढ़ते हो कि आपका सैंपलिंग जो बनाया जाता है, एक प्रोबेबिलिटी होता है, एक नॉन प्रोबेबिलिटी क्या है। अब प्रोबेबिलिटी में कौन कौन चीज आता है, ये बेसिक चीज आपको याद है। नॉन प्रोबेबिलिटी में कौन कौन सी पॉइंट आता है, इसको भी याद रखना है। देन नेक्स्ट अगला टॉपिक आपका आएगा इसी में आपका मेथड्स ऑफ रिसर्च। मेथड्स ऑफ रिसर्च में आपका आता है जैसे पहला चीज हिस्टोरिकल रिसर्च क्या है, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च क्या है, क्वांटिटेटिव रिसर्च क्या है, क्वालिटेटिव रिसर्च क्या है, डिस्क्रिप्टिव रिसर्च क्या है। ये सभी पॉइंट आपके किस में आते हैं, मेथड्स ऑफ रिसर्च। यहाँ से क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, उसको आप याद रखना। ठीक है, अगला हम बात करते हैं कंप्रीहेंशन। कंप्रीहेंशन किस बेस में पूछा जाता है दोस्तों, तो कंप्रीहेंशन आपका चाहे आर्ट एंड कल्चर के बारे में पूछ सकता है, आपका एनवायरनमेंट के बारे में पूछ सकता है, पॉल्यूशन के बारे में पूछ सकता है, पॉपुलेशन के बारे में पूछ सकता है, किसी भी या इकोनॉमिक सेक्टर के बारे में पूछ सकता है, यहाँ से या वुमेन एम्पावरमेंट के बारे में पूछ सकता है। एक पैसेज देगा, उसमें से आपको आंसर छांटना पड़ता है, पढ़ करके जो पॉजिटिव लगे वो आंसर दे दो। अगला बात करते हैं कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन में आपको बेसिकली जो पॉइंट पढ़ना है, कॉन्सेप्ट ऑफ कम्युनिकेशन क्या है, इनकोडिंग क्या है, डिकोडिंग क्या है, फीडबैक क्या है। देन उसके बाद कम्युनिकेशन कैसे तैयार होता है। उसके बाद आपको इसमें पढ़ना है टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन, फॉर्मल कम्युनिकेशन क्या है, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन क्या है, डायरेक्ट कम्युनिकेशन क्या है, इनडायरेक्ट कम्युनिकेशन क्या है, सर्कुलर कम्युनिकेशन क्या है। देन उसके बाद आपका डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में भी देखना पड़ेगा कि फेस टू फेस क्या है, और जो फेस टू फेस नहीं होता है तो इनडायरेक्ट में कौन कौन सा मेथड यूज किया जाता है, कि सिंक्रोनस क्या होता है, असिंक्रोनस क्या है। ये बेसिक चीज आपको याद रखना है। और वर्बल कम्युनिकेशन क्या है, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन क्या है। नेक्स्ट उसके बाद और भी इसी कम्युनिकेशन में हमें क्या पढ़ना होता है कि मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन। मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन में बेसिकली अगर देखा जाए तो तीन बेसिकली आपको याद रखना है, लीनियर मॉडल, इंटरैक्टिव मॉडल, ट्रांजिशनल मॉडल। लीनियर मॉडल उसको बोलते हैं जो एक रेखांकी है, अकेला व्यक्ति है, खुद से बात करता है, खुद से चीजों को अपने आप में सीखता है, चाहे वो प्रेयर करता है या अकेले में बैठ के कोई न्यूज़पेपर पढ़ता है, तो उसको लीनियर कम्युनिकेशन। ट्रांजिशनल कम्युनिकेशन जहां दो व्यक्ति बैठ के बात करेंगे आपस में, उसको बोलेंगे हम ट्रांजिशनल कम्युनिकेशन। इंटरैक्टिव कम्युनिकेशन किसको बोलते हैं, जब दो व्यक्ति आमने सामने ना होकर के किसी यंत्र किसी भी चीज के माध्यम से वो बातचीत करते हैं, उसको बोलते हैं इंटरैक्टिव कम्युनिकेशन।
ये हो गया आपका मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन, टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन। अब बात करेंगे बैरियर ऑफ कम्युनिकेशन। बैरियर ऑफ कम्युनिकेशन में क्या क्या पढ़ना होता है दोस्तों? बैरियर मीन्स होता है जो एक बाधाएं उत्पन्न करती हैं। पहला होता है फिजिकल बैरियर। क्या है? मैंने वीडियो बनाया ऑलरेडी, आप लोग जाके एक बार देखिएगा, आप लोग को मिलेगा। तो बैरियर ऑफ कम्युनिकेशन बेसिक 5 होते हैं: फिजिकल बैरियर, साइकोलॉजिकल बैरियर, लिंग्विस्टिक बैरियर, ऑर्गेनाइजेशन बैरियर, कल्चरल बैरियर। ये बेसिक आपको पॉइंट को याद रखना है। फिजिकल बैरियर उसको बोलते हैं जहां पर भौतिक रूप से किसी भी प्रकार की बाधाएं उत्पन्न हो जाती हैं। सपोज करो कि आप कहीं पर रास्ते में अपनी गाड़ी लेके जा रहे थे, आपकी गाड़ी का टायर खराब हो गया, पंचर हो गया, इंजन खराब हो गया, सीज कर गया, या रास्ता टूट गया, ब्रिज गिर गया, कैसे भी जो भी होता, पुल टूट गया, तो आप इस पार से उस पार नहीं जा पाते। ये आपका फिजिकल बैरियर क्रिएट करता है। या मोबाइल से आप बात कर रहे थे, अचानक आपके मोबाइल की बैटरी डिस्चार्ज हो गई, तो पता चला ये फिजिकल बैरियर क्रिएट कर गया। दूसरा बात करते हैं साइकोलॉजिकल बैरियर। साइकोलॉजिकल बैरियर उसको बोलते हैं दोस्तों जो पहले से अपने मन में कोई एक विचार बना लेते, कोई एक सोच बना लेते हैं कि ये व्यक्ति हमें कितना भी अच्छा समझाएगा लेकिन हमें समझ में नहीं आएगा, उसको बोलते हैं साइकोलॉजिकल बैरियर। अब साइकोलॉजिकल बैरियर में बेसिकली हमें यही चीज समझना है कि बनता कैसे। हम पहले से किसी के प्रति अपने मन में एक ऐसा विचार बना लेते हैं, वो कितना भी अच्छा बोलेगा वो हमें समझ में नहीं आएगा। और इसी बात करेंगे, आपका हो गया। अगला आता है लिंग्विस्टिक बैरियर। लिंग्विस्टिक मीन्स होता है जो भाषागत रूप में बात करेंगे। भाषा क्या? अगर एक को हिंदी आती है, एक को तेलुगु आता है, तेलुगु वाले को हिंदी नहीं आता, और हिंदी वाले को तेलुगु नहीं आते, एक दूसरे क्या होती है पता चला भाषा की बाधाएं उत्पन्न करती हैं, क्रिएट करती हैं। अगर एक दूसरे के लोग अच्छे से भाषा जानेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। अगला बात करते हैं कल्चरल बैरियर। कल्चरल बैरियर क्या होता है? सांस्कृतिक बाधा। अब सांस्कृतिक मतलब सबकी व्यक्ति का अपना अलग अलग रीति रिवाज होता है। अब फॉरेन में आप चले जाइए, उनका कॉन्सेप्ट उठना बैठना बातचीत करना, हमारे यहाँ माता पिता का पैर छूते माता पिता का नाम लेते हैं। हमारे यहाँ हम एक दूसरे पैर छू के नमस्कार करते हैं, और या अपने से बराबर जो होता है तभी शेक हैंड करिए तो गले लगाते हैं। उनके यहाँ क्या चलता है, वो शेक हैंड करेंगे, और प्लस नए नए उनका तरीका है, बहुत अलग अलग उनका कॉन्सेप्ट होता है, शादी विवाह, एक दूसरे से मिलना, खान पान, रहन सहन। जब उनकी कल्चर और हमारी कल्चर एक दूसरे विरोधाभास करती है, एक्सेप्ट ही नहीं करती, पता चलता है यहाँ पर एक प्रकार से क्या दिखता है, कल्चरल बैरियर क्रिएट करता है। अगला बात करते हैं ऑर्गेनाइजेशन ऑफ बैरियर। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ बैरियर मीन्स क्या होता है दोस्तों? जहां पर एक संगठन रूपी कोई बाधाएं उत्पन्न करती है। सपोज करो मैं हूं, मुझे अगर देख किसी उच्च पद पे कोई व्यक्ति बैठा है, चीफ मिनिस्टर है, प्राइम मिनिस्टर है, या प्रेसिडेंट है, या वाइस प्रेसिडेंट है, या गवर्नर है, तो मैं डायरेक्ट उससे मुलाकात नहीं कर सकता। क्यों? उनका एक मिलने के लिए एक प्रोसेस होता है, उस प्रोसेस से जो गुजरना पड़ता है। कभी आपका फाइल लिखना पड़ेगा, लेटर लिखना पड़ेगा, इस ऑफिस से दूसरे ऑफिस, तीसरे ऑफिस आपको जाना पड़ता है। बाद में अगर मुलाकात हुई और या तो नहीं हुई, तो ये जो बाधाएं उत्पन्न करती है इसको बोलते हैं ऑर्गेनाइजेशन ऑफ बैरियर। तो हमने 5 पॉइंट बात किया था: फिजिकल बैरियर, साइकोलॉजिकल बैरियर, लिंग्विस्टिक बैरियर, कल्चरल बैरियर, ऑर्गेनाइजेशन बैरियर। बेसिकली 5 पॉइंट होती है जो आपका ये बैरियर क्रिएट करती है, जिसको बोलते हैं कम्युनिकेशन ऑफ बैरियर। नेक्स्ट टॉपिक हम बात करेंगे, अगला टॉपिक आपका आएगा जिसको बोलते हैं मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन। हमने बात कर लिया था। अब आता है आपका जिसमें कि मास मीडिया ऑफ कम्युनिकेशन और इफेक्टिव ऑफ कम्युनिकेशन। इफेक्टिव ऑफ कम्युनिकेशन बारे में पहले समझते हैं। इफेक्टिव मीन्स होता है जब आप अपनी बात किसी को अच्छे से कम्युनिकेट करके समझा देते हैं, चाहे लिख करके या बोल करके, तो इसको बोलते हैं इफेक्टिव ऑफ कम्युनिकेशन। एक होता है आपका, अगला आता है मास मीडिया ऑफ कम्युनिकेशन। मास मीडिया ऑफ कम्युनिकेशन में क्या होता है दोस्तों? जहां पर एक लार्ज लेवल पे बहुत ज्यादा भीड़ होती है, जिसमें आप देखते हो न्यूज़पेपर हो गया, टेलीविजन हो गया, रेडियो हो गया, ये सब क्या है? मास मीडिया के बेसिक कॉन्सेप्ट इसको बोलते हैं। इसके आधार पे क्या आप देखते हो, बड़े बड़े ऑडिटोरियम, आजकल सोशल मीडिया, व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, स्नैपचैट, बहुत कुछ ऐसे फीचर्स आ गए हैं। ये सब क्या है? एक मास मीडिया के कम्युनिकेशन बेसिक आधार कहलाते हैं। तो इस टर्म को भी अच्छे से आपको पढ़ के जाना है। अब 5 पॉइंट में हम बात करेंगे आईसीटी। आईसीटी में हमें क्या क्या पढ़ना है, एक एक करके समझते हैं। पहला बेसिक, कंप्यूटर क्या है, कंप्यूटर की खोज किसने किया, सॉफ्टवेयर पार्ट क्या है, हार्डवेयर पार्ट क्या है, इनपुट डिवाइस क्या, आउटपुट डिवाइस क्या है, कंप्यूटर की जनरेशन क्या है, ट्रांजिस्टर किस में आया, वैक्यूम ट्यूब किस में आया, आईसी किस में आया, वीएलएसआई किस में आया, इस और आईसी किस में आया, ये बेसिक अर्थात पहला ट्रांजिस्टर, वैक्यूम ट्यूब,
आईसी, वीएलएसआई, यूएलएसआई, ये बेसिक चीज आपको याद रखना है। कौन सी जनरेशन में कब आया और कब किस सन में आया, 1945 में, 1942 में, 1955, 1965, 1965 से 75, 75 से 85, इस जो आपको बेसिकली एक एक उसमें ईयरली दर्शाया गया है उसको आपको याद रखना है। देन उसके बाद इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस। इनपुट डिवाइस जैसे आपका कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, ये सब क्या आपके इनपुट डिवाइस है। आउटपुट डिवाइस जैसे आपका डिस्प्ले हो गया, प्रिंटर हो गया, स्पीकर हो गया, ये सब आउटपुट डिवाइस जो आपको दिखाई भी देता, सुनाई भी देता, दैट इज डिस्प्ले, आपका मॉनिटर, ये भी क्या आपका आउटपुट डिवाइस कहलाता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे सॉफ्टवेयर पार्ट, हार्डवेयर पार्ट। सॉफ्टवेयर पार्ट उसको बोलते हैं जिसको ना हम छू सकते हैं ना देख सकते हैं, बट उसको बोलते हैं सॉफ्टवेयर पार्ट। हार्डवेयर पार्ट जिसको हम छू सकते हैं, देख सकते हैं, जैसे आपका माउस हो गया, कीबोर्ड हो गया, आपका स्पीकर हो गया, प्रिंटर हो गया, मॉनिटर हो गया, ये सब क्या आपके हार्डवेयर पार्ट है जिसको हम छू सकते हैं, देख सकते हैं, टच कर सकते हैं। इस प्रकार की जो पार्ट होते हैं को हमें भी याद रखना है। नेक्स्ट टॉपिक हम इसी में और पढ़ेंगे इंटरनेट। इंटरनेट कितने प्रकार का होता है, पैन, मैन, वैन, लैंड, ये बेसिकली हम चीजों के बारे में पढ़ेंगे। पर्सनल एरिया नेटवर्क, वाइड एरिया नेटवर्क, मेट्रोपोलियन एरिया नेटवर्क, लोकल एरिया नेटवर्क, ये जो बेसिकली होता है लैंड, पैन, मैन, वैन। वाइड एरिया नेटवर्क क्या है, अब एक एक करके समझेंगे। जो लोकल में कोई चीज बात होती है, किसी डिस्ट्रिक्ट के अंदर कोई बात चलती है, उसको बोले लोकल एरिया अर्थात लोकल एरिया नेटवर्क। वाइड एरिया जो पता पूरे विश्व को जोड़ती है, वाइड एरिया। पैन एरिया एक पर्सनल, जैसे आप वाईफाई अपने घर में लगवा रखे हैं तो 50 मीटर 100 मीटर के रेंज में आपके घर में पर्सनल एरिया नेटवर्क। ऐसे ही पैन हो गया, मैन हो गया। मेट्रो, मेट्रो कुछ बड़े बड़े सिटी की बात करता है। मेट्रो जिसको बोलते हैं आपका मैन, मेट्रो। उसके बाद एरिया नेटवर्क उसको बोलते हैं दोस्तों, इसके बारे में भी याद रखना और पढ़ना। मॉडेम क्या है, राउटर क्या है, इसके बारे में पढ़ना। स्विच क्या है, ये बेसिक आपके कंप्यूटर के बारे में एक एक टर्म को याद होना चाहिए। सीपीयू का फुल फॉर्म क्या है, रैम और रोम में क्या अंतर है, कौन मेमोराइज में, जिसको मेमोरी में, या इनबिल्ड कौन होता है, नॉन इनबिल्ड क्या है, इसके बारे में भी अच्छे से याद रखना है। कंप्यूटर के बारे में बेसिक चीजें आप देखते हो ना, कितना जीबी हो गया, कितना रैम हो गया, कितना गीगाबाइट है, कितना टेराबाइट है, इस टर्म को अच्छे से याद करके जाना है। अगला बात करते हैं दोस्तों, नेक्स्ट टॉपिक अगला इसी में आता है आपका बाइनरी क्या है, डेसिमल क्या है, हेक्टा क्या है और हेक्सा क्या है। बेसिकली ये चीज याद रखना, बाइनरी से डेसिमल बनाना, डेसिमल से बाइनरी, ऑक्टल और हेक्सा, ये बेसिक चीज याद रखना है जो आपको पूरा कंप्यूटर के बेसिक निचोड़ बताती है। वो थोड़ा मैथमेटिक्स रूल है, मैं उसको बाद में कभी एक वीडियो बना के समझा दूंगा कि बाइनरी क्या है। बाइनरी ऐसे होता है दोस्तों, सपोज करो 0 से चलता है 1 2 3, अब जो मान लीजिए 0 1 2 4 8 ऐसे करके आपका 6 8 या 6 8 इस तरीके से आपका होता है। तो जो इसमें मान लीजिए हम 25 अगर कोई नंबर लेते हैं, अब 25 हमें बनाना है और यहाँ पर 16 में देख लेते हैं, तो मान लीजिए ऐसा सिस्टम में कितना जोड़े कि 25 बन जाए। तो मान लीजिए सिस्टम हमने कितना जोड़ लिया, 8 जोड़े 8, ये आ गया आपका 24 हो गया। 24 में प्लस 1 करेंगे तो आपका 25 हो जाएगा। अब इसमें कौन कौन सा, तो जो जो जुड़ा है उसको हम ऑन कर देंगे, बाकी ये 6 नहीं जुड़ा इसको ऑफ कर देंगे, इसको ऑफ कर देंगे, इसको ऑफ कर देंगे, ये तो है ही है, और बाकी ये जो हमारा जुड़ा है इसको हम ले लेते हैं। तो आपको 1 1 0 1 1 0 प्लस 1, ये इसका हो गया कि आपका बाइनरी से डेसिमल, डेसिमल से बाइनरी हम बनाते रहते हैं। इसके ऊपर मैं एक वीडियो बनाऊंगा, अच्छे से समझाऊंगा दोस्तों, बट आज एक सरसरी एक व्यू में समरी तरीके से बेसिक टर्म को समझते हैं, ठीक है। आइए अगला बात करते हैं इसी में, पेपर 1 में ही आपका कंप्यूटर का हो गया डेटा इंटरप्रिटेशन। डेटा इंटरप्रिटेशन बेसिकली आपको 5 चीज अगर बढ़िया से आता है, 20 तक का बढ़िया टेबल, 20 तक अगर आपका टेबल आता है, अर्थात 20 तक पहाड़ा, हिंदी में बोले तो अगर 20 तक आपको टेबल आता है या पहाड़ा जिसको बोलते तो बचपन हम लोग यही पढ़ते थे, हिंदी मीडियम के ही थे। अब पहले का इंग्लिश मीडियम होती थी 90s की एरा में दोस्तों, अब जाके ज्यादातर इंग्लिश मीडियम चला। हाँ, तो आपको अगर ये 20 तक टेबल आता है तो आप इसमें आपको कई चीजें अच्छे से आना चाहिए। परसेंटेज निकालना आना चाहिए, प्लस आना चाहिए, माइनस आना चाहिए, मल्टीप्लाई एंड
डिवाइड, ये सारी चीजें अगर आपको करना आता है तो आप बड़े आराम से इसको कर सकते हैं। इसके लिए आपको क्या करना है, कहीं से भी पीवाई के क्वेश्चन उठाइए, रोजाना 5 क्वेश्चन 10 क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए, बस यही चीज आपको करना है। इसके लिए और कोई बेसिक तैयारी नहीं है, इस तैयारी आप कर सकते हैं। लॉजिकल रीजनिंग में क्या पढ़ना है इसमें हम बात करेंगे। लॉजिकल रीजनिंग में स्टेटमेंट क्या है, आर्गुमेंट क्या है, कंक्लूजन क्या है, फॉर्मल फैलेसी क्या है, इनफॉर्मल फैलेसी क्या है, इसके बारे में पढ़ेंगे। अब फॉर्मल फैलेसी, इनफॉर्मल, जो गलती दिखती है, जैसे कोई दिखती है कि व्यक्ति देखो चोरी कर रहा है, ये व्यक्ति मुझे मार के गया, ये व्यक्ति मेरा रुपया उठा के ले गया, ये व्यक्ति मेरा टेबल उठा के ले गया, दिख रहा है, दैट इज ए फॉर्मल फैलेसी। या कोई चीज लिखते हैं तो वहां पर बाई मिस्टेक होता है। इनफॉर्मल फैलेसी ऐसा है, गलती हुआ है बट वो हाइड है, छुपा हुआ है, दिखाई नहीं देता है। ये बातें याद रखना। तो फॉर्मल फैलेसी, इनफॉर्मल फैलेसी, उसके बाद इसी में आप पढ़ेंगे। अगला आपका आता है कि मिडिल टर्म क्या है, मेजर टर्म क्या है, इस टर्म को भी अच्छे से समझना है। माइनर टर्म, मिडिल टर्म, मेजर टर्म, ये सभी पॉइंट को अच्छे से याद रखना है। देन उसके बाद स्क्वायर ऑफ लॉजिकल रीजनिंग। स्क्वायर ऑफ लॉजिकल रीजनिंग से काफी क्वेश्चन पूछता है। स्क्वायर क्या है दोस्तों, ऐसे ही अगर देखा जाए, आप लोग पढ़े होंगे तो इसमें ए ई आई ओ, इसमें ऐसे पॉइंट है और एक ऐसे आपका कॉन्ट्राडिक्शन बनाते हैं, इसको बोलते हैं। अगर इस चैप्टर को आप लोग अच्छे से पढ़ा होगा, ध्यान से क्वेश्चन बहुत बार पूछता है। इसमें पूछेगा कंट्राडिक्टरी, ये क्या है, कंट्राडिक्टरी, और एक कंट्राडिक्शन, सब कंट्राडिक्शन, इसको सब कंट्राडिक्टरी बोलेंगे, सॉरी, इसको सब कंट्राडिक्टरी, इसको बोलेंगे कंट्राडिक्शन। कंट्राडिक्शन दिखाई नहीं दे रहा, बस समझ जाओ, ये भी कंट्राडिक्शन। और ये सब अल्टरनेटिव, सब अल्टरनेटिव, ये बेसिक चीज को याद रखना है। इसमें बहुत दोस्तों आपको, ये आपका पॉजिटिव में होता है, ये आपका निगेटिव होता है, ये आपका पॉजिटिव होता है, ये आपका ये भी निगेटिव होता है। इस पॉइंट को याद रखने, इसको बोलते हैं स्क्वायर ऑफ लॉजिकल रीजनिंग। यहाँ से क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। देन दूसरा टॉपिक आप लॉजिकल रीजनिंग और शुरू होता है इसी में आपका, जिसको बोलते हैं स्टेटमेंट एंड आपका आता है वेन डायग्राम ऑफ लॉजिकल रीजनिंग। वेन डायग्राम ऑफ लॉजिकल रीजनिंग में क्या देता है दोस्तों, यहाँ पर मान लीजिए वेन डायग्राम लॉजिकल रीजनिंग में यहाँ पर दिखाई दे रहा है, यहाँ पर बना देते हैं कि ये मान लीजिए एक सर्कल है और इसमें कोई स्क्वायर बनाया और इसी बीच में कोई एक ट्रायंगल बना दिया। क्या बना दिया, ट्रायंगल। अब इसको ए से डिनोट किया, इसको बी से डिनोट किया, इसको सी से डिनोट किया। अब इसी में कोई एक नंबर भी डाल देंगे। अब मान लीजिए यहाँ पर इसको 10 नंबर दिया, यहाँ पर इसको 20 नंबर किया, इसको 30 नंबर किया और यहाँ पर हमने इसको 40 नंबर। तो कभी कभी पूछता है कि भाई ए को डिनोट जो करता है कौन है, उसको डॉक्टर बना देंगे कि भाई ये डॉक्टर है, ये इंजीनियर है, और ठीक है ये जो आपका टीचर है। इस तरीके से आपका दे देगा। तो कौन व्यक्ति कितना परसेंट किसमें, डॉक्टर और इंजीनियर कितने परसेंट एक दूसरे को समकक्ष में एक दूसरे को बराबर कर रहे हैं, काट रहे हैं, तो आप इसमें से ऐड कर लेना, उसके बाद देख करके आप डेटा का उत्तर दे सकते हो। इसको बोलते हैं वेन डायग्राम ऑफ लॉजिकल रीजनिंग। अब बात करते हैं, इसी में अगला आता है आपका डिडक्टिव एंड स्टेटमेंट दिया होता है, डिडक्टिव इंडक्टिव लॉजिकल रीजनिंग। डिडक्टिव में क्या है, जनरल टू पर्टिकुलर, और इंडक्टिव में होता है पर्टिकुलर टू जनरल। इस बात को याद रखना। अब जनरल टू पर्टिकुलर में क्या क्या चीजें देखना पड़ता है, आप थोड़ा सा बोर हो रहे होंगे, बट इस चीजें ऐसी बेटा, पढ़ाई चीज बोर नहीं करती, आपका दिमाग खोलती है, ठीक है। तो डिडक्टिव में आपको जनरल टू पर्टिकुलर और इंडक्टिव में पर्टिकुलर टू जनरल। अब जब डिडक्टिव पढ़ेंगे तो उसमें आपका साउंड क्या है, अनसाउंड क्या है, वैलिड क्या है, इनवैलिड क्या है, इस बात को याद रखना। देन दूसरे में आपका जब आप इंडक्टिव पढ़ेंगे, कॉन्जेंट क्या है, अनकॉन्जेंट क्या है, स्ट्रॉन्ग क्या है और वीक क्या है, इस पॉइंट को आपको याद रखना है। इस टॉपिक को अच्छे से पढ़ के जाना है। नेक्स्ट उसके बाद और भी सीमा आता है, अगला टॉपिक दोस्तों बात करेंगे तो आपका आता है लॉजिकल रीजनिंग, इंडियन लॉजिकल
रीजनिंग। अभी इंडियन लॉजिकल रीजनिंग में हमें क्या पढ़ना पड़ता है, ये चैप्टर छोटा मत समझिए दोस्तों। यहां पर मैं लिख देता हूं, अगर दिखाई देगा, इंडियन लॉजिकल रीजनिंग। अब इसमें हमें बहुत कुछ टॉपिक अच्छे से पढ़ के जाना है। क्या क्या आता है इंडियन लॉजिकल रीजनिंग में? पहला चीज आपका आता है ऑर्थोडॉक्स क्या है और हेथोडॉक्स क्या है। ऑर्थोडॉक्स और हेथोडॉक्स। ऑर्थोडॉक्स एंड हेथोडॉक्स। हेथोडॉक्स ये क्या है, इसके बारे में समझते हैं। ऑर्थोडॉक्स उसको बोलते हैं जो गॉड में या ईश्वर में विश्वास रखते हैं। गॉड, ईश्वर, वेद, पुराण, उपनिषद, इनमें जो विश्वास रखते हैं उनको हम बोलते हैं ऑर्थोडॉक्स। और जो गॉड और ईश्वर में विश्वास नहीं रखते उनको हम बोलते हैं हेथोडॉक्स। ठीक है। अब जैसे हिंदुज्म हो गया तो ये आपका गॉड में ज्यादातर विश्वास रखता है। अब इनके लिए रामायण, महाभारत है, उपनिषद है, बहुत कुछ ऐसे ग्रंथ इनके दादा बाबा लोग लिख करके चले गए। अब उसी के बेस पे अपना ये सिस्टम चलाते हैं। बट हेथोडॉक्स में अगर देखा जाए, वैसे कोई किताब दादा बाबा कोई मानव ही लिखा है, ऊपर से कोई किताबें नहीं आती, बकवास सब पढ़ते हैं। अब इसमें आपका बेसिकली 4 पॉइंट, बुद्धिज्म, जैनिज्म, चारवाक, आजीविका, ये बेसिक पॉइंट आपके 4 आते हैं। इनके बारे में हमें पढ़ना होता है किसमें? हेथोडॉक्स में। बुद्धिज्म में क्या? बुद्धिज्म के कॉन्सेप्ट पढ़ो, हीनयान, महायान, नवयान, वज्रयान, त्रिपिटक, विनय पिटक, अधम पिटक। इनके कुछ ऐसे बुक्स हैं, ऐसे कुछ ऐसे सोर्स हैं, इनके बारे में पढ़ना है। प्लस अष्टम मार्ग, पंचशील कॉन्सेप्ट, इसके बारे में। ऐसे ही आपका बेसिकली अगर देखा जाए जैनिज्म भी आता है। जैनिज्म और बुद्धिज्म अगर देखा सिमिलरली बहुत कुछ चीजें मिलती जुलती हैं, 80% चीजें मिलती हैं। बट इसमें जैनिज्म में थोड़ा सा चीजें बहुत एक स्ट्रिक्ट होता है हर एक चीज को लेकर के। बुद्धिज्म में बहुत कुछ चीजें लिबरल है, बस एक फर्क है। अब यहाँ पर जैनिज्म में जब आप पढ़ेंगे दिगंबर और श्वेतांबर, इनका कॉन्सेप्ट के बारे में भी पढ़ना है, और इनके पंचशील कॉन्सेप्ट के बारे में। चारवाक और आजीविका। चारवाक कहते हैं कि ऋणम घृतम पीवतम, अर्थात घी अगर पीना, ऋण लेकर के, ऋण उधारी लेके घी पी लो, कल का कोई भरोसा नहीं, जिंदगी जीना आज जी लो। और आजीविका कहते हैं जो आपके जीवन में जो चीज बनना होगा, आपको डॉक्टर बनना होगा बनोगे, आईएएस बनना होगा बन जाओगे, चोर बनना होगा तो बन जाओगे, तिहाड़ जेल में जाना होगा तो आप चले जाओगे, डिप्रेशन में जीना होगा तो आप जियोगे, इसे कोई रोक नहीं पाएगा। जो डेस्टिनी है, जो मंजिल है, वो आपको वैसे ही बनाएगी। ये चीजें हो के रहेगा। तो ये अपना अपना लोग कॉन्सेप्ट देते हैं, विचार देते हैं। तो ये आपका होता है हेथोडॉक्स। ऑर्थोडॉक्स हमने शुरू में बोला जो गॉड में विश्वास। अब यहाँ पर ऑर्थोडॉक्स बहुत कुछ चीजें आपको पढ़ना होता है। भाई वेद पढ़ो। अब वेद पढ़ोगे ऋग्वैदिक, उत्तर वैदिक, अर्थात ऋग्वैदिक पीरियड क्या है, लेटर वैदिक पीरियड क्या है। ऋग्वैदिक में वर्णा सिस्टम, ऋग्वैदिक 4 वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। ऋग्वेद जिसमें मंत्र आया, यजुर्वेद जिसमें उसको प्रोज एंड पोट्री के माध्यम से राइटिंग किया गया, सामवेद जिसमें गायन किया गया, अथर्ववेद जिसमें आपका कृषि, मेडिसिन एंड मैजिक, ऐसे सब चीजों को उल्लेख किया गया है, उसको बोलते हैं आपका वेद। उसी वेद के आधार पर कुछ लोग टाइटल बनता है कि द्विवेद वाले द्विवेदी, 3 वेद वाले त्रिवेदी, 4 वेद जानने वाले चतुर्वेदी। इस प्रकार से काफी अपना लोग कॉन्सेप्ट भी देते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हम अगला बात करेंगे दोस्तों, लेटर वैदिक पीरियड। लेटर वैदिक पीरियड में देखा गया इस यहीं पर जो है लोगों को एक आपका बेसिकली वर्णा सिस्टम बनाया गया। वर्णा सिस्टम में क्या बनाया गया, एक वर्ण व्यवस्था बनाया गया। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एंड शूद्र। ब्राह्मण मीन्स नॉलेजेबल पर्सन, क्षत्रिय मीन्स ए प्रोटेक्टिव पर्सन, एंड वैश्य मीन्स एज ए ट्रेड पर्सन, एंड शूद्र एज ए सर्विस, जो सबको घर घर सेवा करता था। इस प्रकार से, और उसी में 5वां तो जोड़ गया हम अनटचबिलिटी, जिसको अछूत रखा गया था SC ST को, एंड वुमेन्स, इनको अछूत में कॉन्सेप्ट में रखे थे। भाई देखिए कोई दिल पे मत लेना, ये जो ब्राह्मण सिस्टम बनाए गए थे ऑर्थोडॉक्स में जो किताबों में वही बात, और इसको जानना भी चाहिए कि लोग किस प्रकार के अपने लोग व्यवस्था बना के चलाते थे, कुछ लोगों ने ही। बाकी अगर देखा जाए तो इसीलिए हमें पढ़ना चाहिए कि अपने देश, अपने दुनिया के बारे में जानो।
जानो तब मानो तब समझो तब क्रिटिसाइज, किसी के बारे में करना कोई व्यक्तिगत नहीं मेरा राय है। आप पहले समझो, आपका अपना खुद का आर्टिकल 15, आपका आर्टिकल 19 और 51 ये बहुत आपको राइट देता है, बोलने का भी, एक दूसरे की बात सुनने का भी, शांति प्रिय अंतरराष्ट्रीय और डोमेस्टिक के आधार पर बातचीत करने का अधिकार देता है। कौन? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, आर्टिकल कौन सा? आर्टिकल 19 और आर्टिकल 51 एक आपको पूरा राइट देता है भाई, बातचीत करो, विवाद करो, जो करना फंडामेंटल राइट है, मौलिक अधिकार है। और आपको डीपीएसपी मिलेगा आपको 51, डीपीएसपी है थर्ड, इसको क्या बोलते हैं? डीपीएसपी, डायरेक्ट प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। 51 ये कहता है शांति प्रिय अंतरराष्ट्रीय बात करना है, कोई लड़ाई झगड़े से नहीं करना चाहिए, डिबेट। चलिए दैट अलग टॉपिक हो जाएगा। तो ये आपका हो गया कौन सा? इंडियन लॉजिकल। नेक्स्ट इसी और टॉपिक आ गया दोस्तों, आपका आता है परमाणु। परमाणु में आपको बेसिकली प्रमाण होना चाहिए, रिजल्ट होना चाहिए। प्रत्यक्ष क्या है? किसी भी चीज का प्रत्यक्ष। दूसरा होता उपमाना क्या है? अनुपलब्धि क्या है? अब उपमाना किसी से कंपेयर करना, अनुपलब्धि जो उपलब्ध हो, शब्दा जो शब्दों के माध्यम से हो, ठीक है, अर्थपटि जिसमें कोई अर्थ हो, ऐसे कुछ पॉइंट है। प्रत्यक्ष, उपलब्ध, अनुपलब्ध, उपमाना, अर्थापटि, ये बेसिक पॉइंट आपको याद रखना है। देन उसके बाद एक और आता है अनुमाना। अनुमाना जब आप पढ़ोगे तो अनुमाना, अनुमाना में दो आता है, एक व्याप्ति, व्याप्ति, और एक आपका हेत्वाभास, हेत्वाभास। अब ये क्या है? व्याप्ति और हेत्वाभास। व्याप्ति मीन्स जो किसी भी चीज में लिप्त है। सपोज करो आपको ठंड लग रही है, इसका मतलब आसपास वातावरण ठंड है, कूल है, इसीलिए आपको ठंड लग रही है, दैट इज व्याप्ति एज ए रीजन। हेत्वाभास में जिससे बेसिकली अगर देखा जाए, इसमें क्या बोला जाता है? माइनर टर्म को याद रखना, पहले माइनर, मिडिल टर्म और मेजर टर्म। मेजर टर्म, ये टर्म जो शब्द है इनको याद रखना है, ठीक है। टर्म, ये बेसिक सभी चीज को अच्छे से याद रखना है। अब इसी में आप पढ़ोगे बधित क्या है, अबधित क्या है, सत्य प्रतिपक्ष क्या है, अनुपलब्धि क्या है। ये बेसिक चीज, बधित जो चीजें जुड़ी हैं, अनुपलब्धि जो जुड़ी नहीं है, सत्य प्रतिपक्ष जो 100% चीजें प्रत्यक्ष रूप से दिखाई देती है। अच्छा, ये हो गया आपका इंडियन लॉजिकल रीजनिंग। और इसमें कोई अब टॉपिक नहीं बचा है, मैंने सभी टॉपिक को समझा दिया। यहाँ का जितना आपका 8 पॉइंट है इसके बारे में बात कर लिया। अब बात करते हैं, हाँ, अब रह गई द पीपल डेवलपमेंट एंड इन्वायरमेंट। द पीपल डेवलपमेंट इन्वायरमेंट में क्या क्या टॉपिक पढ़ना है, एक एक करके समझते हैं। पहला है भैया, आपको पहले पर्यावरण के बारे में समझो। पर्यावरण समझने से पहले और भी उसके बैक में जाइए, आप पढ़िए। लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, बायोस्फीयर, लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, बायोस्फीयर, एटमॉस्फेयर, ये सभी मिला के आपको बनता है कौन सा, जिसमें एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट में जब आप पढ़ोगे, एनवायरनमेंट क्या है, इकोसिस्टम क्या है, इकोलॉजी क्या है, इकोटोन क्या है, हॉट स्पॉट क्या है, वेटलैंड क्या है, बायोडाइवर्सिटी क्या है, देन उसके बाद सीओडी क्या है, बीओडी क्या है, एंड क्योटो प्रोटोकॉल क्या है। ये हर एक टर्म को आपको, कन्वर्जन जोन क्या है, नॉन कन्वर्जन जोन क्या है, ये सभी चीज के बारे में आपको अच्छे से समझना है। पिरामिड क्या है, नंबर सिस्टम क्या है पिरामिड का, और बायो सिस्टम क्या है, एनर्जी सिस्टम क्या है पिरामिड का, ये सभी टर्म आपको अच्छे से समझना पड़ेगा, याद रखना पड़ेगा। जब ये सब बेहतर होंगे तब आपको मानव का विकास कैसे होगा। अभी जैसे आजकल सुने होंगे कि 100 मीटर्स अगर कोई पहाड़ी ऊंची है तो उसको नहीं मतलब खोदा जाएगा, तोड़ा जाएगा, बट 100 मीटर्स जो कोई नीचे होगा उसको पता चल तोड़ दिया जाएगा, खोदा जाएगा। बट दोस्तों, अभी आपका बहुत न्यूज में चल रहा होगा, जो कि ये आपका मान लीजिए मैप बनाते हैं, ये बेसिकली ये ऐसे ही है भारत, यहाँ से गुजरात से लेकर के दिल्ली तक का ये जो आपका ऐसे एक पहाड़ी है, ठीक है, एक पहाड़ी ऐसे रेंज है। अगर इस पहाड़ी जो है ना, यहाँ पर डेजर्ट एरिया है, अब अगर ये डेजर्ट एरिया ज्यादा हो गए, 1 मिनट दोस्तों,
चलिए दोस्तों, तो अगर इस पहाड़ी को तोड़ के हटा देंगे, जैसे आप कोई चीज घर है, आप एक दीवार खड़ी होती है, तो दीवार जैसे साइबेरिया से ठंडी हवा आती है तो आपका हिमालय रोकती है, ऐसे ही आपके अरावली पर्वत क्या करती है, रेगिस्तान से जो गर्म हवा आती है, जो बालू की रेत आती है, उसको रोकती है। और जितने में हट गए ना, तो आपका यूपी बिहार सब पूरा रेगिस्तान बन जाएगा दोस्तों, पूरा क्लाइमेट ही चेंज हो जाएगा भारत की। ठीक है, इस चीज के बारे में भी याद रखना है। तो हमें क्या पढ़ना है, जब भी कोई चीज पढ़ो उसको करंट से जोड़ो, इन्वायरमेंट से जोड़ो, कि अगर मान लीजिए पॉल्यूशन बढ़ रहा है, नॉइज पॉल्यूशन बढ़ रहा है, तो क्यों हुआ, कितने कितने मतलब दूरी पे नॉइज पोल्यूशन हो जाता है, कितने वॉल्यूम उसमें होता, 80 100 150, उसमें एक पैमाना होता है। इससे ज्यादा अगर आपको सुनाई देगा तो आप बहरे हो सकते हैं, आपकी आपका बीपी बढ़ सकती है, आपको घबराहट हो सकती है। इन सब चीज को याद रखना पड़ता है। तो ऐसे ही आपका नॉइज पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, आपका ये सब जो पोल्यूशन होता है, इसके बारे में भी बेसिक समझना पड़ता है, पढ़ना पड़ता है। अब सीओडी बीओडी क्या है, इसके भी टॉपिक आपको पढ़ना पड़ेगा। तो ये सब मिलाकर के आपके इसमें आएगा द पीपल डेवलपमेंट एंड इन्वायरमेंट। लेकिन इसमें सबसे ज्यादा दो टॉपिक पढ़ना है, एसडीजी और एमडीजी। एसडीजी और एमडीजी में क्या क्या पढ़ना है, एसडीजी में आपको 17 पॉइंट, एमडीजी में आपको 8 पॉइंट अच्छे से याद रखना है कि ये 17 पॉइंट कौन कौन सा है। किसी में रिड्यूस टू पॉवर्टी, रिड्यूस टू हंगर एंड इंटरनेशनल ट्रेड, क्लीन एनर्जी, क्लीन वाटर एंड वेल एजुकेशन एंड क्लीन, आपका हर एक पॉइंट इसमें जो इंक्लूड किया गया 17 पॉइंट, वैसे इसमें पहले 8 पॉइंट। तो ये सब पॉइंट को अच्छे से रखना, कौन से पॉइंट पे क्या चीज कहा गया, पॉवर्टी कैसे कम करना, एजुकेशन कम करना, कैसे बराबर पिलाना, इक्वालिटी की बात कैसे होगा, ये सब पॉइंट आपको एसडीजी के बारे में अच्छे से याद करना। और एमडीजी यहाँ से क्वेश्चन पूछता ही पूछता है। तो ये सब टॉपिक हो गया। अब हम बात करेंगे आपका मैथमेटिक्स एंड लॉजिकल रीजनिंग। मैथमेटिक्स लॉजिकल रीजनिंग में दोस्तों आप देखते होंगे इसमें दो शब्द जुड़ा है, मैथमेटिक्स एंड लॉजिकल रीजनिंग। ये क्या है, जो लॉजिकल रीजनिंग में क्या क्या पढ़ना है, पहले इसके ऊपर बात करते हैं। उसके बाद मैथ, कोडिंग, डिकोडिंग, ब्लड रिलेशन, सिटिंग अरेंजमेंट, पजल, डायरेक्शन, ये सब आपका आता है लॉजिकल रीजनिंग में। अगर आपको लॉजिकल रीजनिंग आती है कि कोडिंग क्या है, डिकोडिंग क्या है, पजल क्या है, और सिटिंग अरेंजमेंट क्या, बैठ की व्यवस्था क्या है, पजल क्या है, ये सब पॉइंट अगर आपको अच्छा आता है, ब्लड रिलेशन क्या है, डायरेक्शन क्या है, ये सब आपके लॉजिकल रीजनिंग में आता है। मैथमेटिक्स में क्या क्या आता है, मैथमेटिक्स में आपका सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड लॉस, वर्क एंड टाइम, टाइम एंड डिस्टेंस, ट्रेन एंड रेल, जिसको बोलते हैं ट्रेन, जिसको रेल संबंधित जो आपका कोरिलेशन क्वेश्चन पूछा जाता है उससे भी रहता है, परसेंटेज रहता है, इस सब मिलाकर के आपका मैथमेटिक्स होता है। तो याद रखना, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड लॉस, प्लस आपका वर्क एंड टाइम, टाइम एंड डिस्टेंस, यहाँ से क्वेश्चन पूछता है। और प्लस इसमें आपका कोडिंग, डिकोडिंग, ब्लड रिलेशन, सिटिंग अरेंजमेंट, पजल, डायरेक्शन, ये सब आपका लॉजिकल रीजनिंग में पूछा जाता है। अगर हम बात करते हैं हायर एजुकेशन सिस्टम में, हायर एजुकेशन सिस्टम क्या है दोस्तों, इसमें हमें काफी टॉपिक को अच्छे से समझना है। मैं मिटा करके यहाँ बता देता हूँ, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन जो पूछता है ना, इसको लोग हल्के में मत लेना दोस्तों। हायर एजुकेशन सिस्टम में जो है, इसको ये चलो ऐसे लिखा ना, ये है समझो। पहला आपका टॉपिक इसमें क्या पढ़ना होता है, पहला आपका आएगा द इंस्टीट्यूशंस ऑफ हायर एजुकेशन सिस्टम। पहला होता है द हायर एजुकेशन, हायर एजुकेशन
एजुकेशन ऑफ सिस्टम, द हायर एजुकेशन ऑफ सिस्टम, इंस्टीट्यूशनल एंड गुरुकुल, ये बेसिक चीजें याद रखना। इंस्टीट्यूशनल इस शब्द जो जोड़ा गया है इसमें क्या क्या, जैसे कुछ यूनिवर्सिटी का नाम आएगा। यूनिवर्सिटी कौन कौन से, जैसे तक्षशिला, तक्षशिला। अगला जगदाला, नालंदा। ये जो तक्षशिला, जगदाला, नालंदा, विक्रमशिला, तेलहरा, ये जो यूनिवर्सिटी है ओल्ड, इनके बारे में आपको याद रखना है। कौन सी यूनिवर्सिटी कहां पर है, क्या क्या उनमें एजुकेशन दिया जाता था, इनके बारे में आपको अच्छे से याद रखना है। ठीक है। अब जैसे तक्षशिला कहां पाया जाता है, अब वर्तमान में अगर देखा जाए तो पाकिस्तान में। ठीक है। नालंदा कहां, बिहार में। तो ऐसे अब ये जो आप नालंदा काफी फेमस था। विक्रमशिला कहां पर, बिहार में। ऐसे तेलहरा बिहार में। बहुत से ऐसे यूनिवर्सिटी हैं, आपको उनके बारे में अच्छे से जानकारी रखना है। ये इंस्टीट्यूशनल जो आपका द हायर एजुकेशन सिस्टम ऑफ इंस्टीट्यूशन। और गुरुकुल में क्या देखना है, ब्राह्मणिकल एजुकेशन, ब्राह्मणिकल एजुकेशन। अब ब्राह्मणिकल एजुकेशन में आपको देखना पड़ेगा ये लोग कौन से एजुकेशन, ये गुरुकुल में क्या पढ़ाते थे, इनके बारे में जो बात करता है। एक होता है आपका ऋग्वेदा, और एक होता है लेटर वैदिक पीरियड, लेटर वैदिक पीरियड जो भी है। ये लेटर वैदिक पीरियड, ऋग्वेदिक या ऋग्वेदा या ऋग्वेदिक, इसमें आपको 4 बेसिक वेद आता है, 4 वेदा, जिसमें ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेदा, अथर्ववेदा। ये बेसिक जो आपके टर्म आते हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, इन वेदों के आधार पे जो है बेसिकली अगर देखा जाए तो टाइटल बना। जैसे 3 वेद को जानने वाले व्यक्ति को त्रिवेदी, 2 वेद को जानने वाले को द्विवेदी, और 4 वेद को जानने वाले को चतुर्वेदी भी नाम दिया जाता था। लेटर वैदिक पीरियड में क्या हुआ, ये वर्णा सिस्टम आया, वर्णा सिस्टम। अब इनका जो एजुकेशन क्या था, इनमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एंड शूद्र, ऐसे लोग का नाम इसमें इंडिकेट किया गया था। ये इनका अपना एजुकेशन सिस्टम के माध्यम से दिया जाता था, पढ़ाया जाता था। ठीक है। और भी कुछ लोगों को रहता था उपनिषद, ये जो बेसिक चीज इसके ऊपर भी बात करते हैं। बाकी ये सब होता था आपका जो इंस्टीट्यूशंस ऑफ हायर एजुकेशन सिस्टम, ये सब आपको पढ़ना पड़ेगा। अब इसमें भी आपको वेद को, ऋग्वेद में क्या था, यजुर्वेद में क्या था, सामवेद में क्या था, अथर्ववेद में क्या था, इन टर्म को समझना है। ब्राह्मण के पास क्या था, फुल उनके पास नॉलेज। क्षत्रिय क्या है, प्रोटेक्ट करते थे, वैश्य क्या है, ट्रेड करते थे। अशूद्र क्या, सर्विस, बेचारे जीवन भर सर्विस ही देते रहे। ठीक है। आजकल एक 5वां जोड़ दिया गया, अनटचबिलिटी, जिसको दलित बोलते हैं, दलित SC ST, कहीं कहीं इनको वुमेन के भी नाम इसमें डाला जाता है। ठीक है।
चलिए ये सब पॉइंट हो गया दोस्तों। अब हम नेक्स्ट पॉइंट में अगला बात करेंगे। ये आपको इसमें पूरा आपका द हायर एजुकेशन सिस्टम में सब पॉइंट आपको पढ़ना पड़ता था। जब ये आपको लगेगा कि जैसे लगता है हिस्ट्री पढ़ते हैं, तो आपको इसमें बहुत कुछ टॉपिक इंक्लूड देखने को मिलेगी। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक अगला बात करेंगे इसी में। जब ये हो जाएगा, दूसरा आता है ओरिएंटल एंड नॉन ओरिएंटल एंड नॉन ओरिएंटल एजुकेशन सिस्टम। अब इसमें क्या क्या होता था? ओरिएंटल जो आपका ओल्ड, न्यू ओरिएंटल मतलब नया कॉन्सेप्ट है। अब जैसे ब्रिटिश गवर्नमेंट, जब तक ये आपका 1947 की बात, ये जितने आपके आए ये सब न्यू, जिसको सॉरी नॉन ओरिएंटल एजुकेशन, ये जिसको न्यू एजुकेशन के नाम से अगर देखा जाए तो यहाँ पे शुरू होता है। और ये ओरिएंटल ओल्ड मॉडल जो आपका वो जो एजुकेशन था, ओल्ड मतलब पुराना, ठीक है, इस पे बात करते थे, जो आप वेद वगैरह पुराण की बात करते थे इस पे। नेक्स्ट अगला बात आता है, अब इसमें 1947 के बाद जो भारत जब आजाद होता है, इसमें बहुत कुछ चीजें, राधा कृष्णन कमेटी, पता नहीं क्या ये बनाते थे, एंड राधा कृष्णन कमेटी एक बनता था। अभी कब लाया गया था, इसके पीछे क्या रीजन था, इनके बारे में पढ़ना है। वो डिस्पैच मॉडल क्या था, ये भी पढ़ना है। लेकिन ये कौन सा था? अंग्रेजों का। 1980 में क्या आया, 80 में, 99 में, 2000 में आप देखोगे A1 में आया था, सर्व शिक्षा अभियान। ये सब अब जब 10-10 साल बाद चेंज हुआ था 5 ईयर प्लानिंग के तहत, ये काफी कॉन्सेप्ट को आपको पढ़ना पड़ता है। राधा कृष्णन कमेटी हो गया, ये सब। कोठारी कमीशन, एक और कोठारी कमीशन, ऐसे ऐसे याद रखना। एक पूछता है कमेटी और कमीशन में अंतर क्या है। कमीशन हमेशा आर्टिकल के अकॉर्डिंग होता है, संविधान के रूल के अकॉर्डिंग चलता है। कमेटी कोई बना सकता है 10 लोग बैठ करके, ये बात याद रखना। ओरिएंटल, नॉन ओरिएंटल। अगला बात करता है स्किल्ड एजुकेशन, स्किल्ड टेक्निकल एंड प्रोफेशनल प्रोफेशनल, स्किल, टेक्निकल, प्रोफेशनल, देन उसकी एजुकेशन। अगला आपका आता है A1 हो गया, A2 हो गया, A3 हो गया, 4 आपका आता है वैल्यू ऑफ एजुकेशन एंड एनवायरमेंट। इस चीज को याद रखना, वैल्यू ऑफ एजुकेशन एंड एनवायरमेंट। ये आपका 4th। 5th पे आपका आता है पॉलिसी एडमिनिस्ट्रेशन एंड गुड गवर्नेंस। ये भी है। अब इसमें क्या है, पॉलिसी, एडमिनिस्ट्रेशन, गुड गवर्नेंस, ये क्या पॉइंट होता है। पॉलिसी जब आप पढ़ोगे तो भारत की अगर बेसिक देखा जाए तो आपका पार्ट कितने हैं कॉन्स्टिट्यूशन में, तो पहले 22 थे, करंट में 25। शेड्यूल कितने थे, शेड्यूल पहले कितने थे 8, अब हो गए 12, इसको याद रखना है। प्रीएम्बल
प्रीएम्बल के बारे में पूछ सकता है, बेसिक कुछ टर्म है डीपीएसपी के बारे में पूछ सकता है, जो आर्टिकल 36 से 51 तक का पूछता है। फंडामेंटल राइट के बारे में पूछ सकता है, फंडामेंटल राइट एंड फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में पूछ सकता है। तो ये जो आपका बेसिक अगर देखा जाए तो ये पॉलिसी यहाँ से काफ़ी चीज़ें पूछा है। यहाँ से गवर्नमेंट जो पॉलिसी बनाती, एडमिनिस्ट्रेशन जो आपके आईएएस होते हैं, ये जो लोग लागू करवाते हैं। गुड गवर्नेंस, सुशासन कैसा होना चाहिए, बेहतर होना चाहिए, इसके ऊपर बात करते हैं। अब सुशासन में 3E कॉन्सेप्ट को पढ़ना है। 3E कॉन्सेप्ट क्या है? इफेक्टिव, एफिशिएंसी एंड इकोनॉमिकली। कौन कौन सा? फर्स्ट, इफेक्टिव होना चाहिए। इफेक्टिव में सब पे प्रभावित। एफिशिएंसी, एफिशिएंसी हो गया, और इकोनॉमिकली, ये पॉइंट का आपको इफेक्टिव, एफिशिएंसी, इकोनॉमिकली। इफेक्टिव मतलब सब पे प्रभावित, हर व्यक्ति की अकाउंटेबिलिटी है, जवाब दे, जवाब ले। एफिशिएंसी सबकी क्षमता होनी चाहिए, ऐसा नहीं कोई अमीर व्यक्ति है तो किसी पे तो अपना दबदबा दिखाए, गरीब व्यक्ति को दबाए, ऐसा नहीं। इकोनॉमिकली जो सही, जो सजा के हकदार, जो बेसिकली जो आपका राइट बनता है पेनाल्टी देने का, वो भी होना चाहिए। और राइट टू इंफॉर्मेशन, RTI, राइट जो 2005 में लाया गया, इसके ऊपर सारी बातें आपको 10 रुपया 20 रुपया डाल के गवर्नमेंट की पॉलिसी आप पढ़ सकते हो कि आपके हित के, बट कुछ ऐसे हिडन होती है, वो आपकी फाइल नहीं दिखाई जाती, वो देश के रक्षा के लिए बनाई जाती है। तो ये पॉइंट आपको दोस्तों पढ़ना पड़ता है, ठीक है, इतना ही मिला के बनता है। तो कभी आपको लगेगा पॉलिटी पढ़ रहे हैं, कभी आपको लगेगा हिस्ट्री पढ़, यहाँ लगेगा हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, ठीक है, और यहाँ लगेगा कभी आपको पॉलिटी पढ़ रहे हैं, ठीक है। ये आपको हर हमेशा टॉपिक चेंज करके ले, कभी ऐसा लगेगा आर्ट एंड कल्चर पढ़ रहे हैं, आर्ट एंड कल्चर, ये सारी चीजें याद रखना। तो दोस्तों ये था आपका, हमने सभी टॉपिक को जो बात किया आपका पेपर 1 में। आप लोग जो टॉपिक मैंने बोला है एक बार जाइएगा, सिलेबस देखिएगा, पढ़िएगा। ये जो मैंने पढ़ा लिखा है वही चीज में लिखा, यहाँ पर कोई मैं पीपीटी या कोई ऐसी चीज नहीं है कि डिजिटल बोर्ड पे बना के लाके दर्शा दिया। जो मेरे दिमाग में था, जो मैंने पढ़ा है, वही चीज आपको लिख करके बताया दोस्तों, ठीक है। तो आज इतना ही, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, मस्त रहिए, पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू वेरी मच।